चलो अब करते हैं 37 में क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या एक छठवां भाग है, मतलब टोटल एक्स पेड़ है मान लो, तो उसका एक बटे जो 6 भाग है वो क्या है, नीम के पेड़ है, तो इसको मैंने एन से लिख दिया। आधे वृक्ष जो है अशोक के हैं, ठीक है, तो ए जो है एक्स का आधा है। तो इसको अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पास एक वृत्त है, तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करिए, देखिए, तो ये हमारा सर्कल है, इसको इसके छः छः पोर्शन हो गए, तो एक बटे 6 भाग ये है, और बाकी जो हाफ होगा, हाफ कितना होगा, मान लो ये हाफ पोर्शन है, ये इतने अशोक के पेड़ है हाफ, ठीक है। अब एक बटे 6 हो गया ये वाला, तो हमारे पास बचा कितना, आप बताओ, हमारे पास कितने बचे, हमारे पास बचा ये वाला पोर्शन जो ब्लू है, तो दो है ना इसमें से, 1/6 प्लस 1/6, तो टोटल टोटल कितना हो जाएगा 2/6, यानी कि 1/3। तो 1/3 क्या होंगे हमारे शेष बचे वाले हैं, तो शेष बचे वाले कितने हैं, यूकेलिप्टस के हैं, ये यहाँ पे। दूसरी चीज यहाँ पे एक और दी है कि जो 5 जो वृक्ष हैं वो काहे के हैं, नीम के हैं, तो n की जगह पे हम 5 ले सकते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू पता चल जाएगी, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, टोटल 30 क्वेश्चन। अब यहाँ पे u क्या होगा, x का 3, यानी कि 30/3, 10 आ जाएगा, u इक्वल टू हो जाएगा 10, 10 जो पेड़ होंगे हमारे यूकेलिप्टस के होंगे, ठीक है ना, आ गया समझ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यार देखो, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन हमेशा आता है टाइम से रिलेटेड, इसको मैंने एक डिटेल वीडियो मैंने चैनल पे बना रखी है, अगर नहीं देखा तो देख लो। रेलगाड़ी दिल्ली से 19 अगस्त 2019 को 16:30 पे चलती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 पे पहुंचती है, इसका यात्रा का कुल समय क्या है। तो देखो यार, 29 को चलती है, तो 29 अगस्त की बात करें तो यानी कि 30 को चली होगी और 31 को पहुंच गई है यहाँ पे, तो 3 डेट हमारे पास हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो 16:24 का मतलब है 16:30 का, यानी 24 टोटल घंटे का, 24 में से 16:30 आप घटाओगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 6 3 9 घंटे, 9 घंटे इधर। तो फर्स्ट वाली जो 29 तारीख है 9 घंटे हो जाएगा, 30 को टोटल चली है, लगातार चलती ही रही है, तो 24 घंटे टोटल हो जाएंगे भाई, 24 घंटे का दिन होता है ना यार। 31 कितना चली, 8:45, 8:45, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा यहाँ पे, 7.5 घंटे, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे होगा मेरा 7.5 घंटे, ठीक। सबको जोड़ो कितना हो जाएगा, 45, 4 3 7, यहाँ पे 75 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 4 12, और 12 7 19, तो 2 3 39 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो 75 है, 75 मिनट का मतलब है यहाँ से एक 60 यहाँ पे आ जाएगा, घंटे बदल जाएगा, तो कितना जाएगा हमारा 40 और 15, यानी 40 घंटे 15 मिनट। भाई 75 मिनट थोड़ा ना होते हैं यार, 75 को आप इसमें का 60 मिनट जो है घंटे के रूप में आगे भेज दोगे, ठीक है ना, तो हमारा 40 घंटे 15 मिनट ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन। आया समझ में। भाई देखो, हर डेट का अलग अलग आप टाइम निकाल लो, निकाला 29 का, 30 का, 31 का, फिर तीनों को जोड़ देना है, बस यही तो करना था हमें, क्या गलत किया मैंने भाई, है ना, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन देखो यार, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। देखो यहाँ पे अगर सबको डिटेल में तुमको पता नहीं है एमएम को और सेंटीमीटर का एमएम में कन्वर्जन कैसा होता है, डेसीमीटर का, तो नहीं समझ आएगा यार। तो इसका देखो कैसे होता है, 8500 mm, तो mm को इसमें चेंज करोगे, हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, सभी को सेंटीमीटर में, तो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा 850 सेंटीमीटर, ठीक है, ये तो 800 सेंटीमीटर तो है ही है, तो ये 800 सेंटीमीटर इसको लिखा रहने दिया मैंने। यहाँ पे है 80 dm, यानी डेकामीटर, ठीक है, तो डेकामीटर क्या हो जाएगा, डेका या डीसी क्या होता है इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा 80, यहाँ पे डेकामीटर क्या होता है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 80 × 10 हो जाएगा 800, तो 800 + 8, तो 808, 800 + 8, 808 सेंटीमीटर हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में जो ऑप्शन है 8 है, 8 मीटर का मतलब 800 सेंटीमीटर, ये सभी सेंटीमीटर में हो गए। अब इसको आप क्रम से अरेंज कर दीजिए। तो सबसे बड़ा इसमें कौन दिख रहा है आपको, 850 सेंटीमीटर वाला, यानी कि यहाँ पे देखो ये हो गया। उसके सेकंड नंबर पे क्या आना चाहिए, ये वाला 808 सेंटीमीटर, यानी कि डेकामीटर, हम 80 डीएम वाली बात कर रहे हैं, तो सेकंड स्थान पे ये आना चाहिए। तो इसमें तो थर्ड पे आ गया, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये तो वैसे ही गलत है। हाँ, ये फोर्थ ऑप्शन देखो क्या है, पहले 850 वाला है 8500 mm, यानी कि 850 सेंटीमीटर, ये वाला हो जाएगा। इसको बोला मैंने 800 सेंटीमीटर तो उसमें है ही है। यहाँ पे देखो यार 800 सेंटीमीटर जो मैंने लिखा है 800.8 हो जाएगा, 800.8 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि mm यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो 8 mm सबसे लास्ट में हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन ही होगा यहाँ पे कन्वर्जन करोगे तो ये चीज़ भाई आप लोग को पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो कैसे होगा यार, तो इसको देख के जाना एक बार, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन देखो। एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को आयत के रूप में, आयत का रूप दिया गया, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो आयत है हमारे पास, मान लो ये हमारे पास आयत है, क्या दिक्कत है, ठीक है। चौड़ाई क्या है, मैं चौड़ाई मान लेता हूँ, ये 30 यहाँ पे दी है, ये 30 हो जाएगी, तो ये भी 30 हो जाएगी। जब ये 30 हो गया तो टोटल कितना था 180, 30 + 30 कितना हो जाएगा 60, घटा दो 60, बचा कितना 120, यानी कि इसकी लंबाई, अब केवल लंबाई बची है, तो ये क्या है, ये भी, यानी इसकी और इसकी जो जोड़ होगा लंबाई क्या होगी 120। अब दो जगह जोड़ा गया है, तो 2 से डिवाइड कर दो 60 आ जाएगा हमारा, क्योंकि दो लंबाइयाँ हैं ना, इसलिए टोटल को जोड़ के किया गया था 180। इसमें से दो चौड़ाई हो गई 30 की, तो जोड़ के मैंने निकाल दिया 120 बच गया। अब 120 को फिर से 2 में डिवाइड करोगे तो 60 आ जाएगा, सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी सेकेंड ऑप्शन आ रहे ना, ठीक है। MD अरमान अली, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विवेक बिल्कुल सही है आंसर ना। 41 में क्वेश्चन देखो, कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ छात्रों ने 404 लिखा, अध्यापक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे। उनकी कॉपी में सही उत्तर लिखेंगे, तो भाई ये बिल्कुल गलत है कि कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट आपने बच्चे को आंसर बता दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है कभी भी। मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। मूर्त पदार्थ मतलब देखो छोटे बच्चे, पहली बात है, तो उनको मूर्त चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आती हैं, और मूर्त चीज़ों को बच्चे छू भी सकते हैं, है ना। इसलिए ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम मूर्त चीज़ों से बच्चे को समझाएं। उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है। यार कुछ बच्चों ने सही लिख दिया, उनके साथ बैठा दो, कि क्या बच्चा समझ जाएगा, नहीं समझ पाएगा यार, तो बच्चे का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ाना पड़ेगा। उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, भाई बच्चा अगर सही प्राप्त कर लेता तो गलत लिखता क्यों, तो उसने गलती करी तो आपको समझाना है, तो कैसे समझाओगे, तो भाई हम ऐसे ही समझाएंगे, मूर्त पदार्थों के विनिमय से, यानी कि बच्चे को हम देंगे कि भाई आपने 10 दिए, फिर 10 दिए, फिर 10 दिए, फिर 10 दिए, फिर लास्ट में 4 दे दिए, तो कितना होगा टोटल 44 हो गए। ऐसे बताओगे तो समझ में आएगा बच्चे को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 42 की बात करूं, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने के लिए मुख्य प्रयोजन क्या है। प्रतिचित्रण की बात कर रहे हैं, मैपिंग, मैप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। 41 का बी बिल्कुल सही है विशाल, 41 का बी था ना, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखो, पहला कथन क्या कह रहा है, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहित देना। त्रिविम विचार का मतलब क्या है, जो स्थानिक बुद्धि होता है ना, स्थानिक बुद्धि आप लोगों ने पढ़ा होगा हार्वर्ड गार्डनर में, वही है स्पेशियल, SPA होता है, SPATIA, यानी कि स्थानों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसकी क्षमता को प्रोत्साहन देना। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, क्या गलत है भाई इसमें। अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। तो यहाँ पे देखो क्या है, मैपिंग में क्या होता है, कितनी डिस्टेंस है, लगभग कितनी ऊंचाई है, ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ती हैं, तो अनुपातिक विवेचन यहाँ पे आ जाएगा। सी ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, सी कथन क्या कह रहा है, विषय को सरल और रुचिकर बनाना। तो यार देखो पढ़ाने में जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें कहा जाता था कि विषय को सरल और रुचिकर बनाना है, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है, क्या मुख्य प्रयोजन नहीं है इसका, तो ये चीज़ यहाँ पे गलत हो जाएगी। संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना, संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना, तो क्या आप बच्चे को मैप पढ़ाने लगोगे, ये कोई मतलब नहीं है। मैप तो पढ़ाना है, बट ये उद्देश्य नहीं हो सकता, उसका प्रयोजन नहीं हो सकता, ठीक। तो ये चीज़ें गलत हो जाएंगी यहाँ पे, ए और बी ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए, क्लियर, ए और बी, ठीक है। आ रहा समझ, नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन देखो, 43 क्या है, NCF 2005 के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। देखो प्राइमरी की बात कर रहा है, कक्षा 1 से 5 की बात कर रहा है, तो एक कक्षा 1 से 5 में चौपड़, टाइल्स, यानी कि कोई भी आकार की चीज़ें जो होती हैं चौकोने की, तो ऐसी चीज़ें तो बच्चे को बताई जाती हैं, ठीक है। सममिति यहाँ पे सिमेट्री की बात कर रही है। सिमेट्री में भी यही होता है कि कौन चीज़ किसका अगर एक दूसरे के ऊपर रख दो या फिर ऐसे ही सेम टू सेम दिखे, है ना, ऐसा है तो ऐसा ही कुछ दिखे, है ना, गोल है तो भी अभी वृत्त दिखे, तो सममिति का मतलब सिमेट्री की बात कर रहे हैं। प्रतिरूप में भी लगभग ऐसी चीज़ें आती हैं, मतलब आकारों से संबंधित। अनुपात जो यहाँ पे है बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है, अनुपात बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है, क्यों? क्योंकि अनुपात जो होता है कक्षा 6 से 8 के बीच में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे सही होगा यहाँ पे, क्योंकि अनुपात पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जाता भाई। ये 44वें क्वेश्चन की बात करते हैं। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? तो आपके पास ये मान लो कि दो आयत हैं, ठीक है, इनका क्षेत्रफल समान है, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे? पैमाना। पैमाना मतलब नाप के। तो क्या अगर आप इसको मापोगे, इसकी लंबाई नाप लोगे तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या? नहीं कर सकते ये चीज़, बिल्कुल नहीं। बराबर कर सकते हो आप, लेकिन लंबाई को नहीं बता सकते आप। ग्राफ पेपर की अगर बात करें तो ग्राफ पेपर कर सकते हो, क्योंकि ग्राफ पेपर अगर ऐसे आप छोटे छोटे खाने बना दो, इसके ऊपर रख दो, तो हम यहाँ पे खाने काउंट करके बता सकते हैं कि अगर यहाँ पे 100 खाने आ रहे हैं और इसमें भी अगर 100 खाने आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई क्षेत्रफल बराबर है इसका। धागा एज ए पैमाना यूज़ किया जाता है, नापने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी गलत हो जाएगी। टाइल की बात करें तो छोटे छोटे टाइल अगर आपके पास हैं तो ऐसे छोटे टाइल रख के, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ऐसे छोटे छोटे टाइल रख के आप वहाँ पे काउंट कर सकते हो, और फिर जब उन नंबर ऑफ टाइल्स को काउंट कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है, मतलब बराबर हो जाएगा, पता चल जाएगा अगर इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, या 50 है तो सही हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? बी और डी ऑप्शन, बी और डी। क्लियर है चीज़? देखो 45 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? बच्चों की गणित में उपलब्धि कम होती है, उसका कारण क्या हो सकता है? देखो लिंग तो कभी नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि लड़की और लड़कियां गणित नहीं सीख सकते हैं, लड़के सीख सकते हैं, लड़कियां नहीं सीख सकती, तो ये कोई निर्धारण नहीं हो सकता। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, गणित का स्वरूप, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, और जो सेकंड ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। देखो अगर आपके आसपास लोग जो हैं गणित में गणित का उनको ज्ञान है, या गणित के जो चीज़ें हैं उनकी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं आ जाएगी। लेकिन अगर ये थोड़ा सा गड़बड़ है तो आप गणित नहीं सीख सकते, यानी कक्षा का माहौल ही आपकी गणित वाला नहीं है तो आप गणित नहीं सीख सकते। यही है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ठीक है। तो कम होने का कारण ये हो सकता है, अगर आपका सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ठीक नहीं है तो आप उसमें उपलब्धि कम होने का कारण ये हो सकता है, ठीक है। 45 का डी ऑप्शन। देखो स्वाभाविक क्षमता, देखो सीटेट ने जो आंसर दिया है इसका सी सेकंड ऑप्शन दिया है। देखो मुझे भी डाउट इस पे हो रहा था, मुझे भी इस पे डाउट है, लेकिन इसने सेकंड ऑप्शन ही दिया है। देखो व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता इसलिए यहाँ पे नहीं है क्योंकि उनका मानना यह है कि मतलब अंदर से जो चीज़ क्षमता होती है कि मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो ये सीटेट ये मान के चलता है जितने भी बच्चे हैं, जितने भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो वो सीख सकता है, सीटेट ये मान के चलता है। तो इस वजह से तो भाई फोर्थ ऑप्शन तो नहीं हो सकता। गणित का स्वरूप, देखो गणित एक तार्किक विषय है ना, तो ऐसा नहीं कि तार्किक विषय है तो सीखा नहीं जा सकता, तो इसलिए हम थर्ड को भी नहीं लगा सकते। तो कुल मिला के ऑप्शन हमारा सेकंड ही बचता है, ठीक है ना, ये चीज़ हो जाएगी हमारा। देखो 46 की बात करेंगे। यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? लघुत्तम समापवर्त विधि, कागज की पट्टियों का प्रयोग, और डाइंस ब्लॉक का प्रयोग, या संख्या चार्ट का प्रयोग। देखो अगर हम इसकी बात करें एलसीएम मेथड, एलसीएम या छोटी बच्चों के लिए नहीं है, खत्म बात, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। कागज की पट्टियों का प्रयोग, भाई आपके पास कागज की एक पट्टी है, ठीक है, 1/4 कैसे दिखाओगे? इसके 4 टुकड़े कर दो, तो ये जो पोर्शन होगा 1/4 होगा। 1/3 की बात करनी है, इतनी ही बड़ी पट्टी लो, इसके 3 टुकड़े कर दो, ये जो पोर्शन होगा कितना होगा? 1/3। तो आप ये सोचो कि यार इस बराबर आकार की पट्टी है दोनों, तो कौन सा बड़ा होगा, 1/3 या 1/4? सिंपल सी बात है, 1/3 बड़ा होगा। तो ये चीज़ आप कागज की पट्टियों से बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं। डाइंस ब्लॉक, इसको मैंने अलग वीडियो में पढ़ाया हुआ है, तो अगर आप देखना चाहें तो वो मेरी वीडियो पर देख सकते हैं जाके,
मेरे चैनल पे। संख्या चार्ट का प्रयोग बहुत लोगों ने इस प्रकार के जो क्वेश्चन है छोटा या बड़ा भिन्न में, वहाँ पे संख्या चार्ट का प्रयोग वहाँ पे दिखाया और सीटेट ने भी कहीं ना कहीं सही माना है। बड़ा डाउट है यार, बुक्स में कुछ भी लिखा हुआ है, समझ नहीं आता। बट ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम बड़ी ही आसानी से कागज की पट्टियों का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा 46 का बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। लेकिन बहुत जगह पे ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, वहां पर संख्या चार्ट सीटेट ने सही माना है शायद, है ना। डाइंस ब्लॉक यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि उससे आसान हमारे पास अवेलेबल है ना यार, ठीक है, सेकंड वाला, इसलिए। 47 की बात करते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो ये कुछ पहलू दिए हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्या है। पाठ्यपुस्तक में अनुक्रम का अनुसरण करना, मतलब जो भी चीज़ पढ़ाते हैं, अगर गणित पढ़ा रहे हो तो ये चीज़ ज़रूरी है कि जो चीज़ पहले पढ़ानी है, संख्या का ज्ञान कराना है, उसके बाद स्थानीय मान का ज्ञान कराना है, फिर आप जोड़ घटाना ऐसा कुछ बताओगे, है ना, ये सब चीज़ें क्रम से चलती हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन सबसे अति महत्वपूर्ण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये बताना हमको है, गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। संरचनात्मक मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि क्रिएटिव हो यार, एक तरीके से संरचनात्मक मतलब उसका जो सिस्टम है वो समझ में आए, स्ट्रक्चर पूरा समझ में आए संकल्प कॉन्सेप्ट का। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट आप आज कुछ और पढ़ा रहे तो कुछ बता दिया, कल कुछ और बता दिया, नहीं, एक दूसरे से रिलेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी कर दिया हो, तो ये चीज़ गलत हो जाती है ना वहाँ पे, तो ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की रचना करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करी गई, संरचनात्मक जो संकल्पनाओं की बात करी गई थी, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे खुद करें। जो कॉन्सेप्ट है वो कौन बनाएगा, बच्चे बनाएंगे, ठीक है, यानी कि संरचनात्मक दृष्टिकोण यहाँ पे यूज किया जा रहा है, तो इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। सही सभी है यार, गलत इतने ढंग से कोई नहीं है, क्योंकि ये भी तो सही बोल रहा था। क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना, तो प्रश्न देना एक अच्छी चीज़ है, बच्चों को प्रश्न देने के लिए करना अच्छी चीज़ है। क्रियाकलापों को लिखना वो भी थोड़ा सा हेल्प तो करता ही है, लेकिन यहाँ पे सबसे बेटर ऑप्शन थर्ड वाला ही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। 48 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसी संरचनात्मक या रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता। संरचनात्मक गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता। पहला ऑप्शन देखो, गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। तो भाई बिल्कुल सही बात है, भाषा के साथ, मैंने क्या बताया, कक्षा 1 और 2 की बात क्यों करें, कक्षा 1 से 5 तक सभी में भाषा के साथ साथ गणित और गणित के साथ भाषा पढ़ाई जाती है, सिंपल बात। तो ये चीज़ तो सही है कहीं ना कहीं। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझते हैं। तो ये चीज़ भी सही है भाई, कि जो संरचनावादी दृष्टिकोण है वो मानता है कि हर बच्चे की जो दृष्टिकोण है या समझ है ना, जो मानसिक स्तर अलग है, तो अलग अलग स्पीड से सीखते हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ बोली गई है, तो ये सही है। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। विषय परक का मतलब है गणित है तो गणित पूरी तरह से, गणित बिल्कुल अच्छे लेवल की गणित पूछ ली उन्होंने, है ना, तो ये चीज़ नहीं करी जाती है, ये चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ है। क्योंकि जहाँ पर गणित का यूज़ हो, मतलब ऐसा नहीं है कि हमको जोड़ पढ़ाना है तो आपने दे दिया कि हाँ 200 को 282 से जोड़ना है, बस ये क्वेश्चन दे दिया, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन को शब्दों के रूप में दिया जाएगा, तो जहाँ पे शब्दों के रूप में बात करी जाएगी वो चीज़ कहीं ना कहीं ज़्यादा सही होगी। तो विषय परक नहीं बनाना हमको है, क्योंकि बाकी चीज़ें भी इंक्लूड हों, वातावरण को इंक्लूड करना है इसमें, ये सब चीज़ें, ठीक है। मतलब गणित के अंकों की बात करना, तो ऐसा नहीं केवल अंक ही अंक सामने दिखे हैं, बाकी चीज़ भी दिखे यार। तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि विषय परीक्षा का प्रयोग की बात कर ली, पहली बात। दूसरी चीज़ तो परीक्षा दिख रही है आपको, तो इसलिए गलत हो जाएगा। गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच संबंधों को उजागर किया जाता है। मैंने क्या बताया, गणित के साथ दूसरे जो विषय हैं उनको क्या करना है, रिलेट करना है, संबंध वहाँ पे बनाने हैं आपको, तो ये चीज़ बिल्कुल सही होती है, ठीक है ना। क्लियर नहीं दिख रहा है भाई प्रियंका मिश्रा, तो अपना क्वालिटी सही करो यार। अपना जो यूट्यूब है ना, उसमें 3 डॉट ऊपर दिखते हैं ना, तो वहाँ से आप कैप जो क्वालिटी है 360 के ऊपर कम से कम सिलेक्ट करो, सही दिखेगा। 49 की बात करते हैं हम। 49, निम्नलिखित में से कौन सा कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक या रचनावादी दृष्टिकोण से की जाती है। देखो बहुत बार कितने क्वेश्चन आ गए, रचनावादी दृष्टिकोण पढ़ के जाना भाई, रचनावादी दृष्टिकोण होता क्या है, ठीक है। गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तथ्य मतलब इंफॉर्मेशन, एक तरीके से कह सकते हो,
कि चीज़ें हैं ऐसी हैं तो ठीक है, जोड़ना है तो आपको जोड़ना आ गया भाई, 10 में 20 कैसे जोड़ेंगे आप बताओ, क्या काम चल रहा है, ऐसा नहीं होता यार, सिंपल। इसका यूज़ कहाँ पे करोगे ये आपको पता होना चाहिए, आपको अंदर तर्क आना चाहिए, ठीक है। या हम रचनावादी दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बच्चा खुद अपने आप सीखे ऐसा कुछ करके, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अपने कॉन्सेप्ट बनाएं। गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। तो गणित है तो मतलब 100% ट्रू ही होगी ऐसा अपेक्षित करते हैं हम लोग। देखो ये चीज़ सही है, गणित हमेशा बिल्कुल सही होती है, जो चीज़ गणित बोलती है वो चीज़ कहीं ना कहीं सही होती है, लेकिन अपेक्षित यही हो ये कुछ हजम नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पे गणित के संरचनावादी दृष्टिकोण पूर्ण नहीं होता है। गणित पूर्णतः विषय परक है। मैंने क्या कहा, हमेशा गणित को गणित ना समझो यार, गणित को आपको केवल गणित नहीं समझाना है, तो विषय परक नहीं है। मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। मानस दर्शन का मतलब समझ रहे हो ना, मानसिक एक कॉन्सेप्ट, मानसिक मन में अपने कुछ उसका वो बनाना, कॉन्सेप्ट बनाना यार, क्या बोलते हैं उसको, माइंड मैपिंग कह सकते हो, नहीं यार इसको कुछ और बोलना चाहिए मुझे, विजुअलाइजेशन कह सकते हो उसको, विजुअलाइज करना किसी चीज़ को। तो गणित ऐसी चीज़ है ना कि गणित आप जब आसपास की चीज़ों को देखो तो आपके मन में ऐसा हो जाए कि हाँ यार ये जो ऐसी होगी वो वैसी होगी, तर्क आ जाए आपकी माइंड में, है ना। तो ये चीज़ आएगी, यही ऑप्शन हमारा सबसे बेटर है, सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। 15 नंबर देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। त्रिविम समझ मैंने बताया था क्या होता है, स्थानिक बुद्धि से रिलेटेड, है ना। स्थानिक बुद्धि वाले क्या होता है, जो चीज़ों को, जो आसपास की चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, स्थान होते हैं या मॉडल होता है किसी चीज़ का, उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाता है। तो इस चीज़ को विकसित करने के लिए आप क्या करोगे, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना, चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना। तो समय लिखने का क्या मतलब है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब निकलता है, ठीक है। तो वो तो टाइमिंग की बात हो गई। संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, वो संख्या का अपना अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे स्थान की बात कहीं नहीं आ रही है। स्थान का मतलब है हमारे आसपास की ऊंचाई, या फिर मॉडल किसी चीज़ का, बिल्डिंग का मॉडल हो गया। क्योंकि इसमें जो स्थानिक बुद्धि में कौन से लोग आते हैं, स्थानिक बुद्धि में जैसे कि जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, वो लोग, या फिर जो मूर्तिकार होते हैं वो स्थानिक बुद्धि में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप ये करो, देखो मानचित्र में भी वही चीज़ आ रही है, मानचित्र में स्थान है, दो स्थानों के बीच की बात कर दी, तो स्थान यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे लखनऊ है, यहाँ पे सीतापुर है, यहाँ पे गोंडा है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये चीज़ तो ठीक है, बस ठीक है, लेकिन स्थानिक बुद्धि में बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत ब्रॉड चीज़ है। तो बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, आपके पास ये मान लो बोतल है, ये बोतल मैंने बना दी, अब इसको आप ऊपर से देखो, यहाँ से टॉप व्यू देखो, तो आपको कैसी दिखेगी, तो यहाँ पे ये चीज़ कैसे बननी चाहिए, ऐसी बनेगी, बिल्कुल गोल सी, आपको ऊपर से गोल दिखेगा। लेकिन इसकी डिज़ाइन आप कैसे बनाओगे कागज़ पे, ऐसे करके ढक्कन होगी यहाँ पे, फिर इसका आउटर लेयर होगी, ऐसा कुछ करके शेड होगा यहाँ पे कुछ, तो ये स्थानिक बुद्धि में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ पा रहे हो चीज़, आप खुद विजुलाइज करो यार, बोतल को ऊपर से देखिए आप, तो कैसे चित्र बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझो ना यार, पहले वही पहला ऑप्शन सही होगा हमारा। आ रहा समझ में कुछ थोड़ा बहुत भी। 51 की बात करते हैं, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है पूछ रहा हमसे। पहला ऑप्शन देखो, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। स्वाभाविक का मतलब है इनेट कह देते हैं, मतलब अंदर से होती ही होती है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई हर व्यक्ति के अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा हमेशा से होगी, तो ये चीज़ गलत मान सकते हैं हम एक तरीके से। अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों की अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। हाँ, मतलब जो अध्यापक है वो बच्चों के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है, विचार है, वो ऐसा हो कि बच्चे हमारे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, है ना। तो ये इसका प्रभावशाली असर होता है, यानी कि उनके सीखने पर। भाई टीचर अपने बच्चे के प्रति जैसा विचार रखेगा वैसा ही टीचर बच्चा उसका वो करेगा, है ना। अच्छा व्यवहार, सॉरी, अच्छा प्रभाव उसको दिखेगा कि मेरे टीचर मुझे हेल्प कर रहे हैं, मुझे पढ़ाया जा रहा है, तो वो अच्छा कर पाएगा। ये चीज़ तो यहाँ पे ये से सही है। विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि गणित के निष्पादन पर असर डालती है। तो भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर गणित में आप विद्यालय जाते हो, गणित का कहीं प्रयोग ही आपको नहीं दिख रहा है, तो कहाँ से गणित सीख जाओगे, नहीं सीख पाओगे ना। तो यहाँ पे आर्थिक का भी मतलब ये सकते हैं कि आप मार्केट जाते हो तो वहाँ पे भी पैसे का लेन देन, वहाँ से भी आपको बहुत कुछ गणित सीखने को मिलती है ना।
फोर्थ ऑप्शन देखो, विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। 51 का ए ठीक है, मुबारक अली। विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है, बिल्कुल सही है यार। ठीक है, जो बच्चे के कोई भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कोई भी निर्देश दिया जा रहा है, तो उसमें जो भी भाषा यूज करी जा रही है उसका बच्चे के गणित पर असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कुल मिला के हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, पहला वाला ही था हमारा। ये स्वाभाविक चीज़ नहीं है यार कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा, तो ये चीज़ गलत है मेरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। ये क्वेश्चन है, बहुत लोग यार इसमें पता ही नहीं है, क्या क्या लगाते रहते हैं कुछ भी। 52 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या को, क्या है ये, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। क्या कह रहा है कि मेरे पास 6 पेंसिल हैं, ठीक है, मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं। तो ये मनीष हैं, इनके पास मेरे से 2 अधिक हैं, यानी 6 तो इसके पास हैं ही, प्लस 2 और हैं, यही तो कह रहा है। तो मनीष के पास कुल कितनी है, तो 6 2 8 है। तो आप यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि तुलना हो रही है। क्यों, क्योंकि मेरे पास 6 थी बट मेरे से कुछ ज़्यादा हैं, प्लस हैं, कुछ ज़्यादा हैं। तो ये क्या, पहले तो हमने तुलना करी फिर जमा किया, तो इसलिए ये क्या होगा, तुलनात्मक जमा होगा। ठीक है, तुलनात्मक जमा पहला है ना, 52 का पहला। व्यवकलित जमा मतलब, व्यवकलित मतलब कुछ घटाने से रिलेटेड चीज़ होती है, उतना क्लियर मुझे नहीं है इसका मतलब, है ना। लेकिन पहला ऑप्शन यहाँ पे तुलनात्मक जमा बिल्कुल क्लियर है, ये चीज़ समझ लो पहले। 53 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन पढ़े हैं, दिए हैं, पढ़ो भाई क्या है। एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, इस संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। तो इसका मतलब यह कि मान लो आपके पास लिखा है 504, ठीक है। अब यहाँ पे 5 जो लिखा है, तो इस 5 का क्या मतलब है, 5 का मतलब 500 है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है ना, स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट अगर लगाए तो बिल्कुल सही है। योगात्मक प्रकृति का है, तो हिंदू अरबी जो गणना की प्रणाली है ये योगात्मक प्रकृति का है। अब इसका यार योगात्मक प्रकृति का क्या मतलब है, मैंने इसको नेट पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करी, बट बहुत क्लियर मुझे मिला नहीं, तो समझ आया नहीं। लेकिन ये चीज़ हमारी सही है, ये योगात्मक प्रकृति का भी होता है, और एक चीज़ ये गुणात्मक प्रकृति का भी है। तो पहला ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, ये तीनों ही सही हमारे हैं। तो गलत कौन सा होगा, सेकेंड, थर्ड वाला हमारा। क्यों गलत है मैं बताता हूँ। इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। आधार 2 नहीं, मेरे पास 10 संख्याएं होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0 से 9 तक की जितनी भी संख्याएं हैं, इन सभी से ही संख्याएं बनाई जाती हैं। तो संख्या का आधार कितना है, 10 है, क्योंकि टोटल 10 संख्याएं हैं। जो 2 आधार की बात करता है वो 0 और 1 की बात करता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज जो होती है हमारी है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा सही, क्योंकि हमसे पूछा गलत कौन सा है, तो भाई गलत ही तो यही है हमारा। ये आधार 10 का होता है, गलत भी है फिर सही भी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 54 की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचाननी है हमें। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया बताइए। तो प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। देखो हमेशा ये सीमित जो वर्ड है, तो जब कोई भी चीज़ सीमित करो यार, सीमित करने का मतलब बच्चे को सीमित कर रहे हो, उसके ज्ञान को सीमित कर रहे हो। तो बच्चा अगर ज़्यादा सीख जाएगा तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं भाई। तो ये गलत है, सीमित नहीं करना हमें। तो जितना वो समझ है मूलभूत आकृतियों की आगे भी लेके जाइए, पहचान से ज़्यादा चीज़ें बताइए उसको। अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी है। परिभाषा जहाँ भी देखे ऑप्शन ही कट कर दो। उदाहरण तो ठीक है, बट परिभाषा लिख दी ना तो पूरा ऑप्शन खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक्दर्शन की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। अब यार दिक्दर्शन का अगर आप नेट पे मतलब समझोगे, पूछोगे, तो क्या पता है, स्पेस का मतलब है कोई भी जगह शून्य, ऐसा कुछ करके। तो इसको मैं थोड़ा सा अभी बताता हूँ। पहला फोर्थ ऑप्शन देख लो, गलत क्यों है ये। प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो देखो यार क्या कह रहा है कि वांछनीय प्रक्रियाएं पहचाननी है।
तो ये चीज़ भी हमारी क्या हो जाती है, एक तरीके से गलत है, क्योंकि हमें शब्द संग्रह केवल नहीं बनाना है। मतलब कोई भी चीज़ बच्चे का स्टोर भर दो, दिमाग में बिल्कुल भूसा की तरह भर दो, तो ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है एक तरीके से, है ना। सॉरी, इसको थोड़ा सीरियस समझो यार, क्या लिखा है ये, मैंने शायद उल्टा बोल दिया। देखो, प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामितीय शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो कोई ज़रूरी नहीं है यार, आप बच्चे को गोला पढ़ा रहे हो, वृत्त पढ़ा रहे हो, आयत पढ़ा रहे हो, अब इसका मतलब ही नहीं पता है, वो शब्द उसको पता ही ना हो, तो कैसे समझेगा यार कि हम वृत्त की बात कर रहे हैं या आयत की बात कर रहे हैं या किसी चीज़ की बात कर रहे हैं। तो आपको शब्द संग्रह थोड़ा बहुत तो विकसित करना ही होगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ठीक है, करना चाहिए मुझे, लेकिन यहाँ पे उद्देश्य नहीं है तो ये गलत कर दिया ना हमारा। समझ रहे हो ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोल दिया, हमें करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए। अब हम बात करेंगे सेकंड ऑप्शन की, सॉरी थर्ड ऑप्शन की। तो यहाँ पे दिग्दर्शन का मतलब आप लोग ये समझिए कि कहीं ना कहीं मानसिक चित्रण से हो सकता है कि आप ज्यामिति पढ़ा रहे हैं, तो ज्यामिति में बहुत सी चीज़ें होती हैं, हर वस्तु का, या फिर मतलब यहाँ पे 2D या 3D की बात कर सकते हो, 2D है या 3D है, दिग्दर्शन में आप ये समझ लो, ठीक है ना। दिक मतलब दिशा से भी होता है, मतलब थोड़ा सा। तो इस चीज़ की हमें स्पेस या इन सब चीज़ों की हमें जो समझ है, कॉन्सेप्ट है, उनका विकसित हमें करना होगा। यार बहुत क्लियर नहीं, क्योंकि यार इंग्लिश में भी स्पेस ही लिखा हुआ है, तो मैं क्या समझाऊँ इसमें। लेकिन आप ये समझो ना, बाकी 3 ऑप्शन तो हमारे गलत हैं, ठीक है। तो आप कभी भी ऐसा हो ना कि 3 ऑप्शन आपने समझ नहीं आ रहा, तो पहले देखो गलत कौन से हो रहे हैं, जो 3 गलत हो रहे हैं, बाकी जो चौथा है वो सही आपका है, ठीक है। जब नहीं समझ में आए तो ऐसे करो। 55 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। गणितीय तर्कणा का क्या मतलब यहाँ पे है, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देना है। यार गणितीय संकल्पना की परिभाषा नहीं देना है हमें, बिल्कुल खत्म बात है। गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। भाई गणित की जब बात करते हैं, तर्कणा की बात करें तो तर्क ही तो दोगे यार, गणित का मतलब ही होता है तर्क देना। क्योंकि भाई तर्क को इंसान कहता है कि अब आप सही तर्क दोगे तो वो चीज़ सही हो जाती है, तो और गणित हमेशा सही होती है, तो क्या है, तर्क से रिलेट कर सकते हो उसको। परिकलन में निपुणता, परिकलन मतलब कंप्यूटेशन में या कैलकुलेशन में, बच्चे को गुणा भाग जोड़ घटाना सब आता हो, बहुत अच्छा है बच्चा, क्या नहीं भाई, उसको केवल जोड़ गुणा घटाना आता है और कुछ नहीं आता ढंग से। तो ये चीज़ जहाँ पे परिकलन में निपुणता की बात कर देगा तो वो गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि उसका बच्चा यूज़ भी तो कर पाया यार। ऐसा नहीं है कि बच्चे को गुणा भाग बहुत अच्छा आता है, मार्केट गया तो पैसे नुकसान करके आ गया, नहीं, ऐसा नहीं। विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। यार सूत्र हमको याद ही नहीं करने हैं कभी भी, यहाँ सूत्र याद करने की बात करें, कुछ काट दो फटाफट, खत्म। तो बचा कौन सा हमारा, तर्क संगतता, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा यार, क्योंकि क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा, है ना। सुपरमार्केट में सब्जियों की सूची दी गई है यहाँ पे, और यहाँ पे संजय ने ½ kg टमाटर खरीदे, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ। ½ kg टमाटर है, 1 kg हमारे पास, ऐसा क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है, इसको थोड़ा सा देख लेना यार। ½ kg आलू है, ½ kg हमारा गाजर खरीदी उसने, 250 ग्राम उसने मिर्च खरीदी है। देखो इसको कैसे करता हूँ मैं यार, है ना। 6 नींबू खरीदे उसने, देखो, और उसने 200 रुपये नोट दिया है, 200 रुपये का नोट दिया है, इसको कितने वापस मिलेंगे। अब इसको समझो, यहाँ पे ½ kg टमाटर है, टमाटर कितना है, 20 रुपये kg है, हमको हाफ खरीदना है, तो इसको आधा कर दो यार, कितना बचेगा, 20। ऐसा करो, 1 kg आलू है यार, 2 kg का जो पैसा है वो है 25 रुपये, तो 1 kg का कितना होगा, जस्ट इसका आधा, 25 का आधा कितना करोगे, 12.5 हो जाएगा, 12.5। आधा किलो गाजर है, 250 ग्राम 20 रुपये की, 250 ग्राम है 20 रुपये की, हमको कितनी चाहिए, आधा किलो। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, आधा किलो हो 500 ग्राम हो जाएगा, यानी 20 दूना 40 हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 40 रुपये हो गए। मिर्च खरीदी है उसने, नींबू खरीदे हैं, लौकी उसने खरीदी नहीं है। मिर्च की बात करें तो 100 ग्राम है, हमें खरीदना है 250 ग्राम, हमें 100 ग्राम का रेट पता है, तो पहले हमने 100 ग्राम खरीदी, फिर 100 ग्राम खरीदी, 200 हो गई, फिर 50 ग्राम खरीद ली, तो यानी 10 रुपये, 10 रुपये, फिर 50 ग्राम का 5 रुपये, तो कुल मिला के कितना हो गया, 25 रुपये, सीधे 25 यहाँ पे लिख लो।
और कुछ करना नहीं है। 6 नग, 4 नग है 10 रुपये का। 4 नग का मतलब समझ रहे हो, 4 नींबू। 4 नींबू मिल रहे हैं 10 रुपये के, तो 2 नींबू कितने के मिल रहे हैं? 5 रुपये के। तो इसी प्रकार के 6 कितने के मिलेंगे? 15 रुपये के। भाई 3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना यहाँ पे, 2 3 6, तो 5 3 15, तो कुल मिला के 15 हो जाएगा। अब इसको सबको जोड़ोगे तो हमारा जो भी आएगा समथिंग समथिंग आएगा 5, या इसको आंसर हम बता रहे कितना आ रहा है आप लोग को, सीधे सीधे आंसर में बताता हूँ। नहीं, जोड़ लेते हैं। देखो ये आएगा 2 5 2 7, 7 5 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 2 3 4 3 7 8 1 9। $92। कुछ गलत हो रहा है क्या? देखो इसको यार कैलकुलेशन ऐसे करनी है सिंपल, कुछ दिक्कत नहीं है। इसको सबको जोड़ोगे घटाओगे तो इसका आंसर इसमें शायद कुछ 87 आ रहा है मुझे लगता है, 87 या 86 जो भी आता हो। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे याद नहीं अभी है, बट कैलकुलेशन करके इसका आंसर आ जाएगा यार, है ना। ये चीज़ आप कैसे करनी है, ये चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। $57 कह रहा है मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ। 2 अंकों की संख्या है वो चीज़ ठीक है भाई, 2 अंकों की संख्या हो गई। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे भी जो है, जो इकाई का अंक है वो भी एक अभाज्य संख्या है, जो दहाई का अंक है वो भी एक अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य हैं। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, यानी कि दोनों को जोड़ते हो जब, मान लो a है प्लस b है, दोनों को जोड़ने पे जो आएगा वो 3 और 4 दोनों का गुणज है। तो आप ऑप्शन से देखो, यहाँ पे अभाज्य है, अभाज्य सभी अभाज्य दिख रही हैं आपको। ठीक है, 2 अंकों की संख्या तो सभी हैं, चारों ऑप्शन में दिख रहे हैं। अब इनको जोड़ देखो, 7 5 12 हो जाएगा, तो 12 है, 3 और 4 का गुणज है, बिल्कुल सही है। 3 2 5, दोनों को जोड़ो, 3 2 5, 5 किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है क्या? 4 से कट रहा है? नहीं, तो ऑप्शन गलत। 5 3 8, ये 3 से नहीं कट रहा, गलत हो जाएगा। 3 1 4, ये 4 से तो कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बचा कौन सा? पहला वाला ही हमारा आंसर मिल गया, तो यहीं पे आप टिक लगा लो फटाफट, है ना। हाँ विवेक कह रहे हैं सर गलत ऐड हो कर रहे हो। ठीक है यार, गलत हो गया होगा कहीं, उसको छोड़ो, क्योंकि देखो यार लाइव क्लास में ये दिक्कत हो जाती है कि कहीं पे हल्का सा भी मिस्टेक हो गई तो होता क्या है कि पूरा का पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है। मैं फिर से अगर उसको करने लगूंगा, फिर से जोड़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो इसलिए आप उसको समझ जाओ कि मैंने किया कैसे है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने भी बताया ना, जोड़ घटाने पे नहीं जाना बच्चे को यार, जोड़ घटाने के पीछे नहीं भागो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो कि कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर है कि नहीं। तो मुझे आपको केवल कॉन्सेप्ट बताना है, तो डेली लाइफ में ये चीज़ अप्लाई करो यार। हम तो सीटेट को अप्लाई करते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, बाकी गुणा भाग तो पहले से आपको आती ही आती है। एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। तो ठीक है भाई, तो राजीव ने अपनी कार को 7 AM पर पार्क किया और उसी दिन ही लेने 4:30 बजे आया। उसे कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा? तो टाइमिंग दी है, तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग पैसे पड़ रहे हैं। तो आप सोचो कि 7 AM पे गया था वो, और फिर वो 4:30 बजे आता है, तो 7 से 12 के बीच में कितना टाइम होगा? 7 4 12, है ना, 12 बजा ना दोपहर के। तो कितने घंटे लोग टोटल यहाँ पे हुए? 4 घंटे, प्लस यहाँ पे 4 घंटे और हैं आगे के, 12 के बाद 1 2 3 4 फिर से बजने लगेगा ना। तो टोटल टाइम जोड़ कितना हो जाएगा? 4 4 8.30, यानी कि 8.5 घंटे। अब यहाँ पे 8.5 घंटे का पैसा वहाँ पे दिया हुआ साफ साफ आप देख लो, कह रहा है कि 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक, तो 8 से 12 तक के कितना पैसा पड़ना चाहिए? क्योंकि 8.5 जो है 8 और 12 के बीच आता है, तो सीधी सी बात है 150 रुपये, तो 150 रुपये हमारा आंसर होगा। क्लियर है ये चीज़? आ रहा है सर? वो तो समझ गए, बिल्कुल जब समझ गया तो फिर मज़े करो आराम से, क्या दिक्कत है। हाँ, शायद 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी कर लेते हैं। अब 59 नंबर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी? तो देखो यार, अगर आपको पॉइंट का मतलब नहीं पता है
तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे दशमलव संख्याओं में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या बड़ी है। जीरो खास करके 7.0 समथिंग दिया है। देखो मैं ऐसे करता हूँ इसको, पहली संख्या लो, यहाँ पे नोट कर लो, मैंने लिखा 7.07 लिख लिया। उसके बाद अगली संख्या देखो कहाँ पे जा रही है, अगर बड़ी है तो इसको ऊपर लिखूंगा, अगर छोटी है तो इसको नीचे लिखूंगा, है ना। तो 7.7, तो यार ये 7.7 जो है बड़ा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो है, इसके बाद 7.70, तो यार यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे 7 है, तो ये बड़ा है ना। इसकी बात अगर करें तो 3rd नंबर की जो वैल्यू है हमारी 7.707, तो यहाँ पे क्या था 707, तो यहाँ पे केवल यहाँ पे जीरो के बाद कोई संख्या नहीं है, लेकिन अभी भी ये जो थर्ड वैल्यू है इसके बाद 7 के बाद फिर 7 है, तो इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा 7.7 फिर जीरो। अभी तो ये दोनों बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे लिख लूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा, समझ रहे चीज़। तो ये ऊपर बड़ा हो रहा है। थर्ड की अगर बात करें तो ये कहाँ पे आ जाएगा 7.007। क्यों छोटा है ये वैल्यू, ये वैल्यू छोटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड वैल्यू के बाद 7 आ गया, यहाँ पे थर्ड पे 7 आया है, इसलिए और छोटा हो गया। इसकी बात करें तो यहाँ पे जो दशमलव के आगे जीरो है तो सबसे छोटी संख्या तो यही होगी, सिंपल ऐसे देखो। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आरोही क्रम की बात करें तो नीचे से ऊपर हमको जाना है, नीचे से ऊपर। अब बिल्कुल यहाँ पे सबसे छोटी है, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ये हो गया। तो आप थर्ड काउंट कर लो, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, तो 7.07 वाला जो ऑप्शन होगा हमारा सही होगा, 59 का सी ऑप्शन ना, बिल्कुल सही है यार, कोई दिक्कत नहीं है इस पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं एक बार। देखो लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान, तो 5 अंकों की संख्या है, पहले तो मान लेते हैं 5 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 स्थान बना लिए। दहाई के स्थान का अंक 8 है, तो इकाई हो गया दहाई, दहाई की जगह पर मैंने 8 लिख लिया, क्योंकि वो बोल दिया है प्रश्न में, खुद ही बता दिया। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान का के अंक का 1/4 है, यानी यहाँ पे जो अंक आएगा इकाई पे, इस दहाई का चौथाई है, तो चौथाई का मतलब है 8/4 यानी कि 2, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, 2 आएगी, सिंपल। उसके बाद कह रहा है कि 1000 के स्थान का अंक 0 है, हजारवें का, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 1000 की जगह पे क्या होगा 0 होगा। तो अब यहाँ पे देखो आगे और भी दिया हुआ है, लेकिन इसको आप उत्तर ढूंढने लगो, कहीं मिल रहा है क्या, 82 इसमें मिल रहा है, तो ये सही हो सकता है। 82 ये तो बिल्कुल गलत हो गया, 28 है यहाँ पे, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे 82 मिल रहा है, तो ये सही हो सकता है और ये सही हो सकता है। आगे देखो थर्ड स्थान पे, यानी कि 1000वें स्थान पे 0 कहाँ पे है, 1000वें स्थान पे यहाँ पे 4 है, तो ये गलत हो जाएगा पहला। 1000वें स्थान पे 0 है, तो हम इसमें टिक लगा देंगे। आगे का हमें पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि हमें आंसर केवल इतनी ही लाइन में मिल गया, ठीक है। तो प्रियंका मिश्रा कह रहे हैं कि सर आपके बताने का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। थैंक यू, बहुत अच्छा है। तो देखो यार, बच्चे आए नहीं, मैंने एक्चुअली पहले तो आए थे, बट मेरा लैपटॉप ही धोखा गया था मुझे बार बार, बस इसीलिए दिक्कत हो जाती है। इसको मैं थोड़ा सा सही करता हूँ। अब जब मेरी इमेज दिखती रहती है तो लोगों को अच्छा लगता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा इंटरेक्शन भी बढ़ जाती है, बट वो हो नहीं पाया, तो मैं क्या कर सकता हूँ अभी। बट जितने भी लोग 5 तो हम 5 लोग बच्चे देख रहे थे, तो उन सभी को थैंक यू। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यूट्यूब के बारे में आप लोग को पता है, ये चीज़ें करना जरूरी होता है आपके लिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, मुझे कोई वीडियो बनाने का कोई प्रॉफिट नहीं होगा। एक्चुअली प्रॉफिट तो अभी भी वैसे भी नहीं होता, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ही बहुत कम है। 1000 सब्सक्राइबर मेरे कल हो गए हैं, उसके लिए थैंक यू आप लोग को फिर से। बस वॉच टाइम है तो अभी हाफ वॉच टाइम हो गया है। 4000 घंटे मेरी वीडियोस प्ले होनी चाहिए, अभी तक 2000 घंटे केवल मेरी वीडियो चली है, जबकि इतने टाइम से मैं काम कर रहा हूँ। थॉर गेमिनाइट क्या है, थॉर गेमिनाइट अनुपम सर, थैंक यू, बिल्कुल थैंक यू। तो चलो यार, कल मिलते हैं या फिर शाम को मिलते हैं किसी वीडियो में। पढ़ो, गुड बाय, ठीक है। बस तैयारी करो यार, बहुत कम टाइम बचा है, लग जाओ। चलो बाय।